Economics chapter number 18, cost of production. So cost analysis is the lifeline of modern business. अब cost analysis क्या है? ये MCQs का पार्ट हो सकता है. Cost analysis is the lifeline of modern business. Modern business के लिए it cannot be ignored at any cost for the success of any business organization. On analysis of cost is required. A producer can produce the product by organizing the factors of production. ठीक है, सारे factors of production को अच्छे से organize करके, ठीक है, A can produce good amount of production. That means the producer has to hire or purchase land, labor, capital, etc. मतलब एक प्रोड्यूसर को क्या करना पड़ेगा? इतनी सारी चीजें हायर करनी पड़ेगी या परचेस करनी पड़ेगी. ठीक है, ये रेंट पे ले लें या फिर उसे परमानेंट ले लें. ठीक है, इस तरीके से ये तीनों चीजें होनी चाहिए उनके पास. By paying price, so to produce the product, the firm or a producer must incur some expenditure, and expenditure so involved is called cost of production. एक प्रोडक्ट बनाने में जो सारे एक्सपेंसेस होते हैं उसे हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं. ठीक है, जो भी प्रोडक्शन हमने किया तो उसको बनाने के पीछे जितना भी एक्सपेंस हुआ हो इन सारे टर्म्स एंड कंडीशंस में, ठीक है, सो वो सब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा. दिस लेसन इज एम एट डिस्कसिंग द एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन कॉल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. 18.1 Definition of cost and cost function. Cost is defined as the expenditure incurred by the firm or producer to purchase or hire the factors of production in order to produce a product. Cost किसको कहेंगे? Cost उसको कहेंगे कि वो डिफाइंड एज एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर मतलब हमारे सारे के सारे एक्सपेंसेस जहाँ पे हम लोग पैसे दे रहे हैं और कुछ न कुछ सर्विसेज या गुड्स हम लोग ले रहे हैं, तो वो एक्सपेंडिचर होता है. इनकर्ड बाय द फर्म और प्रोड्यूसर टू परचेज और टू हायर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को परचेज करना या फिर उनको हायर करना, तो वो सारे एक्सपेंडिचर्स होंगे. ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, सो इट्स नोन एज कॉस्ट. तो ये सारे जो भी एक्सपेंडिचर होंगे वो सब क्या होंगे? कॉस्ट. As you know, factors of production are land, labor, capital and entrepreneurship. ये क्या है? Factors of production. This is most IMP question. Okay, what are the factors of production? So land. कोई भी बिजनेस करने के लिए किसी भी तरीके का मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस करने के लिए क्या जरूरी है? लैंड इज अ बेसिक नीड. सबसे पहले लैंड तो होना ही चाहिए, राइट? कितनी भी बड़ी फैक्ट्री, वो फैक्ट्री चाहे बड़ी हो या छोटी हो, उसके लिए लैंड होना जरूरी है. लैंड लेने के बाद, वो पूरा सेटअप करने के बाद उसके अंदर लेबर्स भी होना उतने ही जरूरी है, राइट? क्योंकि लेबर्स के बिना ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि कुछ भी हम लोग प्रोड्यूस करें. थर्ड वन इज कैपिटल. सो दूसरे सारे एक्सपेंसेस को मेंटेन करने के लिए, इन दोनों को भी मेंटेन करने के लिए ये कैपिटल होना जरूरी है. एंटरप्रेन्योरशिप भी इतनी ही जरूरी है, राइट? इन तीनों फैक्टर्स को हैंडल करने के लिए कोई एंटरप्रेन्योर होना भी इतना ही जरूरी है. इन द प्रोडक्शन प्रोसेस द एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइज लैंड. अब जो एंटरप्रेन्योर होगा वो क्या करेगा? इन लैंड, लेबर और कैपिटल को ऑर्गेनाइज करेगा एंड रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस आउटपुट. कोई आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए, कोई एक फाइनल गुड को प्रोड्यूस करने के लिए. एज अ प्रोड्यूसर ही और शी हैज टू पे रेंट फॉर लैंड. ठीक है, जो भी प्रोड्यूसर होगा, ठीक है, जिसको भी ये सारा प्रोड्यूस करवाना है, जो भी उसका एंटरप्रेन्योर होगा, उसको क्या करना पड़ेगा? लैंड जो ली होगी, हायर की होगी, उसके लिए रेंट पे करना पड़ेगा. वेजेस टू लेबर, जो भी लेबर्स रखेगा उनको कुछ ना कुछ वेजेस भी देने पड़ेंगे. इनसे काइंड मतलब जो उनको मेहनत देना पड़ेगा, जो वो लोग मेहनत कर रहे हैं उसको जो सामने रिटर्न देना पड़ेगा उसके वैल्यू के हिसाब से. तो वो जो पैसे जो उसको दे रहे हैं इज नॉन एज वेजेस. जो मेहनत का काम कर रहा है, फिजिकली मेहनत कर जो पैसे कमाते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ वेजेस. देयर आर जनरली टू टाइप्स ऑफ इनकम. ठीक है, अगर इनकम कोई भी अर्न कर रहा है, वो दो तरीके से इनकम अर्न करता है. इट्स अ काइंड ऑफ, एक तो वेजेस के तरीके से, एक सैलरी की तरह से. सैलरी हम लोग ऐसा बोलते हैं कि मेरी सैलरी हुई,
ठीक है, ये वेजेस है, वो अमाउंट जो फिजिकली मेहनत करने के बाद मिलती है, इट्स अ काइंड ऑफ वेजेस। उन लोग को वेजेस मिलते हैं, जो मजदूर लोग होते हैं वो फिजिकली उनका वर्कआउट कर कर ये वेजेस कमाते हैं, वो पैसे को अर्न करते हैं, तो उसको हम लोग वेजेस बोलते हैं। और जो मेंटली अपना वर्क सर्विसेज प्रोवाइड कर कर, मेंटली वर्क कर कर, तो वो जो पैसे अर्न करते हैं उसको सैलरी बोलेंगे। यहाँ पे सैलरी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो वेजेस एंड सैलरी, फैक्ट्री में लेबर्स होते हैं, लेबर्स जो मेहनत करते हैं, फिजिकली मेहनत कर कर पैसे कमाते हैं, तो उनको वेजेस दिए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। एंड इंटरेस्ट टू प्रोक्योर कैपिटल, और इंटरेस्ट देना पड़ेगा कैपिटल। द प्रोड्यूसर मस्ट ऑल्सो बी compensated for his or her services which is called normal profit, ठीक है। जो प्रोड्यूसर होगा उसको भी कुछ ना कुछ कंपनसेट मिलता है, उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। ये सारे को मैनेज करने के लिए वो भी मेहनत कर रहा है, राइट, तो उसको कुछ सामने मिलना ही चाहिए, और मिलता है इसलिए वो कुछ ना कुछ वर्क कर रहा होता है, तो दिस इज नॉन एज नॉर्मल प्रॉफिट। वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं, ठीक है। Besides this, the producer also incurs expenditure on the raw material, electricity, water, depreciation on capital, goods such as machines and indirect taxes, etc. The producer also uses the services of certain factors supplied by his or her own self. The imputed value of such inputs also form the part of cost. इसके अलावा ये सारे तो ठीक है, इसके अलावा भी प्रोड्यूसर जो होता है उसको ये सारे एक्सपेंसेस भी करने पड़ते हैं। मटेरियल, रॉ मटेरियल लाना, ठीक है, तब जाके कोई प्रोडक्ट बनेगी, तो उसको जब इनपुट में से आउटपुट कुछ ना कुछ मिलेगा। रॉ मटेरियल चाहिए होगा, फॉर एग्जांपल अगर बेंच बनानी तो उसके लिए लकड़ा होना जरूरी है, राइट। कोई भी फूड आइटम बनाया तो उसके लिए जो बेसिक नीड जो उसकी होगी तो वो चीज़ ज़रूरी है, ठीक है। सो उसी तरीके से मटेरियल लाने का कॉस्ट भी उसको पड़ेगा। वो इतना बड़ा मतलब फॉर्म है, तो फॉर्म के अंदर कहीं ना मतलब इलेक्ट्रिसिटी की भी उतनी ही ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पे वाटर की भी ज़रूरत पड़ेगी। डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल गुड्स, जो गुड्स होंगे जैसे मशीन्स हैं या फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस है, तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी उसको कुछ ना कुछ माइनस में भी जाएगा, ठीक है। तो ये सारा उसको बेयर करना पड़ता है, ठीक है। द प्रोड्यूसर आल्सो यूजेस द सर्विसेज ऑफ सर्टेन फैक्टर्स सप्लाइड बाय हिज और हर ओन सेल्फ। ये हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कॉस्ट फंक्शन। लेट अस नो अबाउट कॉस्ट फंक्शन। Since the producer who produce output incurs cost, we can say that the cost is a function of output. Cost क्या है? It means that cost of production will increase or decrease depends on whether level output is increasing or decreasing. In the lesson on production, you have studied that output depends on the factors of production such as labor and capital. Output जो है किस पे डिपेंड है? लेबर एंड कैपिटल पे। Hence, cost is related to the expenditure on these factors. If the producer hires more amount of factors, cost will be automatically increase and vice versa. अगर जितने ज़्यादा वो फैक्टर्स को हायर करता है, जितनी ज़्यादा लैंड वो लेता है, उतना ज़्यादा उसको सामने रेंट भी पे करना ही पड़ेगा। जितने ज़्यादा एम्प्लॉयज रख रहा है उसके सामने उसको वेजेस भी उतने ही ज़्यादा देने पड़ेंगे। सो ये सब क्या है? ऑटोमेटिकली इंक्रीज, डिक्रीज या वाइस वर्सा होता रहता है। जैसे कम करेगा तो उसको कम पे करना पड़ेगा, जितने ज़्यादा लेबर्स को रखेगा उतने ज़्यादा लोगों को पे करना पड़ेगा। सो दिस इज वाइस वर्सा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, टाइप्स ऑफ कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ कॉस्ट दे रखे हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट, मनी कॉस्ट। A firm purchases the services of assets like building, machines, etc. हमने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, आपने भी पढ़ा होगा। जैसे कि एसेट्स किसको बोलते हैं? बिल्डिंग एंड मशीन्स, जो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होती हैं, जो बिजनेस फर्म्स के लिए। सो वो सब क्या है? एसेट्स हैं। The firm purchases services of assets like building machines. It pays hiring charges for building, normally termed as rent.
हायरिंग चार्जेस लेते हैं बिल्डिंग के लिए, ठीक है, जो भी हायर किया होगा उस बिल्डिंग को, मतलब उसको भाड़े पे रखा होगा तो उसको सामने कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा, सो इट्स अ काइंड ऑफ रेंट। द एम्प्लॉयज, वर्कर्स, अकाउंटेंट, मैनेजर एक्सेट्रा, ये सारे जो होंगे, एंड पेज वेजेस एंड सैलरीज टू देम, ठीक है। अब जैसे एम्प्लॉयज रखे हैं, वर्कर्स रखे हैं, अकाउंटेंट रखे हैं, मैनेजर्स रखे हैं उसने फॉर्म में, तो इन लोगों को क्या करना पड़ेगा, वर्कर्स है तो वेजेस देना उतना ही जरूरी है, फिर अकाउंटेंट है तो वो अपना मेंटली वो कुछ ना कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, वर्कआउट कर रहा है, सो उसको क्या देना पड़ेगा, सैलरीज देना जरूरी है। वैसे ही मैनेजर है तो उसको भी सैलरीज देने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इट बोरोज मनी एंड पेज इंटरेस्ट ऑन इट, और तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो क्या करेगा, वो जो भी एंटरप्रेन्योर होगा वो कहीं ना कहीं से बोरो करेगा, अगर उसके पास नहीं होगा तो कहीं ना कहीं से वो बोरो करेगा और उसके सामने उसे क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। It purchases raw material, pay electricity bills and makes such other payments. वो क्या करता है, रॉ मटेरियल को परचेस करता है, पे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को पे करता है, मेक सच अदर पेमेंट्स, और भी बहुत सारे पेमेंट्स होते हैं। All such actual payments on purchasing and hiring different goods and services used in the production are called explicit cost। तो इन सबको क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो ये जितने भी सारे एक्सपेंसेस है, ये जितनी भी सारे हमने चीजें बात की, तो ये सारे इसका पार्ट है। नॉर्मली इन अ बिजनेस द अकाउंटेंट टेक्स इनटू अकाउंट ओनली द एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर एज अ कॉस्ट। नॉर्मली बिजनेस में क्या होता है, अकाउंटेंट क्या करता है, जो एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर होते हैं उसी को इंक्लूड करता है, उसको बोलते हैं कॉस्ट। सो इन अ बिजनेस द कॉस्ट इज नॉर्मली द एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑन, तो ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट इसको बोलते हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्यूटेड कॉस्ट, ठीक है। वो एक हमने मनी कॉस्ट देखा, इसके बाद यहाँ पे imputed cost many a times we find that all inputs are not always brought or hired by the producer from the market। हमेशा हमने ऐसे बहुत सारे बार हमने देखा भी होगा, सुना भी होगा, मतलब जितने भी सारे इनपुट्स हैं, ठीक है, जो भी सारे इनपुट्स हम लोग बिजनेस में ला रहे हैं, वो नॉट ऑलवेज ब्रॉट, उनको हमेशा लाए नहीं गए होते हैं, या फिर उन्हें हमेशा हायर्ड किए हुए नहीं होते हैं the producers from the market में से, ठीक है। Some of them inputs are provided by the entrepreneur or the producers himself। हर बार वो मार्केट में से नहीं लाते हैं, राइट, कभी-कभी वो खुद ने एंटरप्रेन्योर ने प्रोवाइड किए हुए भी होते हैं। He may use his own building, ठीक है, मतलब हमेशा बाहर रेंट पे कोई जगह लेकर उस पे उधर उससे बिजनेस करना ऐसा जरूरी नहीं है, कभी खुद की बिल्डिंग को भी, खुद की बिल्डिंग को वो यूज कर रहा होता है। He may invest his own money, खुद के मनी को भी वो इन्वेस्ट कर रहा होता है इन बिजनेस। He may be the manager of his own firm, वो कभी ना कभी खुद ही के फर्म का खुद ही मैनेजर हो सकता है। A farmer may cultivate his own land, फार्मर है खुद के ही लैंड पे वो खुद ही कल्टीवेट कर रहा है। If a producer had taken a building from another production unit, he would have paid rent. In the same way, if he had borrowed money, he would have paid certain rent amount of interest. Similarly, if he had engaged manager, he would have paid him a salary. But he has not paying this amount explicitly. Example: rent for his building, interest on his money, and salary for his services. तो कभी-कभी क्या हो सकता है? कभी-कभी ये अमाउंट वो पे नहीं कर रहा होता, मतलब वो अगर खुद की जगह पे है, खुद का बिल्डिंग है तो उसको पे करने की जरूरत नहीं है, खुद ही वर्क कर रहा है तो खुद को पे करने की जरूरत नहीं है, राइट। बट ही इज नॉट पेइंग दिस अमाउंट्स एक्सप्लिसिटली, रेंट फॉर हिज ओन बिल्डिंग, खुद के बिल्डिंग के लिए नहीं दे रहा होगा, इंटरेस्ट ऑन हिज मनी, खुद के ही मनी अगर उसमें डाले हो तो फिर उसको इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है, या फिर खुद ही सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो उसको सैलरी लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसको ऑलरेडी प्रॉफिट मिल नहीं रहा है, राइट, बिकॉज ही हैज कंट्रीब्यूटेड देम फॉर हिज ओन बिजनेस, ठीक है। सो मार्केट वैल्यू ऑफ दिस सेल्फ ओन्ड एंड सेल्फ सप्लाइड इनपुट्स मस्ट बी कैलकुलेटेड। इसलिए मार्केट वैल्यू जो भी होगी ऑफ हिज ओन सेल्फ सप्लाइड इनपुट्स की वो कैलकुलेटेड होती है। इट इज देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसर, we can make an estimate of this cost on the basis of the prevailing market price। तो ये
ये जो भी सारे कॉस्ट है उसकी प्रिवलिंग मार्केट प्राइस जो भी होगी भारत में उसके हिसाब से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। लेट अस टर्म सच कॉस्ट एज इम्प्लिक्ट कॉस्ट, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इम्प्लिक्ट कॉस्ट। इस तरीके के कॉस्ट जो होते हैं उसको, मतलब क्या हो रहा है कि वो खुद की बिल्डिंग है तो वो खुद की बिल्डिंग का रेंट वो खुद को मतलब पे नहीं करेगा, राइट। तो वो जो रेंट है वो बाहर देखेगा कि इतनी बड़ी बिल्डिंग का बाहर क्या रेंट चल रहा है, तो वही एक्सप्लिट कॉस्ट के नाम पे वो रखेगा। फिर उसमें अगर कोई खुद की सर्विसेज, वो खुद ही वहाँ पे मैनेजर है, वो खुद ही सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो बाहर ऐसे मैनेजर, उसके लेवल के मैनेजर को क्या सैलरी मिल रही है, तो उसको इम्प्लिक्ट कॉस्ट के नाम पे उसको रखेगा। टू डिस्टिंग्विश देम फॉर एक्सप्लिट कॉस्ट, these are the two terms as an imputed cost. One example of such cost is the imputed rent of a self-owned building, factory building, खुद की फैक्ट्री बिल्डिंग का रेंट, तो इसको imputed rent, इसको बोलते हैं implied cost. It can be taken as equivalent to the actual rent paid for the similar type of building. Similarly, you can find out imputed interest and imputed wages. इस तरीके से हम लोग imputed interest भी find out कर सकते हैं और imputed wages को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स, इन एडिशन टू द पेड आउट कॉस्ट, इम्प्यूटेड कॉस्ट इज आल्सो इंक्लूड इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में पेड आउट कॉस्ट जो भी होते हैं तो इम्प्यूटेड कॉस्ट को क्या करते हैं वो लोग इंक्लूड करते हैं इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इसको इंक्लूड किया जाता है। ओके, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इकोनॉमिक्स डिफाइन opportunity cost as the value of next best alternative for foregone. What does this mean? It is a common practice that a person makes a list of several activities before adopting a particular one of the pursue his or her goal. Similarly, in the production of producer leaves some alternatives before finally choosing to produce the particular output. So while finally choosing one, the producer did forego the alternative production. Let us take example of a farmer. He can produce either rice or wheat on a piece of land. If he had decided to produce wheat on this piece of land, he has to forego the production of rice for the producing wheat. So the value of rice foregone. Next best alternative is the opportunity cost of producing wheat. उसके पास 3-4 अलग-अलग अल्टरनेटिव्स हैं, उसमें से उसने एक को सिलेक्ट किया, तो बाकी जो है वो 3 उसके क्या होंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रहेंगे। ठीक है, उसने यहाँ पे व्हीट और राइस का एग्जांपल देके समझाया है। जैसे कि अगर वो फार्मर डिसाइड करता है कि उसकी जितनी भी लैंड उसकी है, उस लैंड पे उसको क्या करना है, व्हीट प्रोड्यूस करना है, तो व्हीट प्रोड्यूस करना है, उसने डिसाइड किया, व्हीट प्रोड्यूस किया, बट राइस जो है तो राइस प्रोड्यूसिंग राइस क्या है उसको फॉलो करना पड़ेगा। ये उसका अल्टरनेटिव बेस्ट अल्टरनेटिव है। उसके पास दूसरा भी, इसमें से भी वो पैसे कमा सकता है, बट वो उसमें पैसे नहीं कमा रहा, तो उसको क्या बोलेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द प्रोड्यूसिंग व्हीट। 18.3 नॉर्मल प्रॉफिट एज अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। Another component of cost is normal profit. अब cost का एक दूसरा भी component है normal profit का। Normal profit is an additional amount over the monetary and imputed cost that must be received by an entrepreneur to induce him to produce the given product. जो given product, उसने जो product बनाया है, वो जो entrepreneur है, ठीक है, तो उसको क्या है, normal profit is an additional amount. वो additional amount है और the monetary and imputed cost, monetary और imputed cost पे that must be received, वो receive करना चाहिए by an entrepreneur, जो भी entrepreneur है जिसने भी वो सारा प्रोडक्शन करवाया है, ठीक है, for the given product. Normal profit is an entrepreneur's opportunity cost. अब normal profit क्या है, entrepreneur है, उसकी opportunity cost है, and therefore enters into the cost of production, इसलिए वो cost of production का पार्ट है। Opportunity cost is the value of opportunity or alternative that is sacrificed. ठीक है, वो एक opportunity है, अगर हम लोग उसको select करते हैं तो उसको हमारा पार्ट है, otherwise वो sacrifice. You may be wondering how is it the profit is an element of cost. We will try to convince you
For that, let us first understand the meaning of the term normal profit. Let us understand the basic meaning of normal profit. It is a nothing but the minimum assured profit in the next best occupation. ठीक है, वो क्या है? मिनिमम assured profit है. अपकमिंग नेक्स्ट बेस्ट ऑक्यूपेशन है. नॉर्मल प्रॉफिट इज रिवॉर्ड which an entrepreneur must receive for the risk and uncertainties he bears in the production of commodity. ठीक है, उसने जो भी रिस्क लिया है वो उसको रिवॉर्ड है. एंटरप्रेन्योर को ये क्या है? एक काइंड ऑफ रिवॉर्ड है कि जो भी उसने रिस्क लिया एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, जैसे कि उसने रॉ मटेरियल लेके आया, अब वो रॉ मटेरियल यूज हो गया है तो ठीक है, बट वो अगर यूज नहीं होता है, अगर वो बिगड़ जाता है तो वो उसका एक पार्ट ऑफ रिस्क है. इतना बड़ा अगर उसने कदम उठाया है तो उसको वो कुछ ना कुछ रिस्क और अनसर्टेनिटी उसने सारी बियर की है, मतलब उसने ये सारा फेस किया है इन द प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी, इसलिए उसको ये रिवॉर्ड है. ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट. It can be understood with an example. Suppose there is a publisher who has the option of publishing commerce book or a science book. ठीक है, पब्लिशर है, एक पब्लिशर है, उसके पास ऑप्शंस है, या तो फिर वो कॉमर्स की बुक पब्लिश कर सकता है या फिर साइंस की बुक. He chose to publish commerce book. उसने क्या किया? कॉमर्स की बुक्स को पब्लिश करने के बारे में सोचा. Because he gets higher return from this. क्यों? क्योंकि उसको हायर रिटर्न मिल रहा है इसमें से, उसको ज्यादा प्रॉफिट इसमें से मिलेगा. Now suppose that the market for science books is more assured but profit is lower. अब मार्केट में साइंस की बुक्स की डिमांड ज्यादा दिख रही थी, बट वहाँ पे क्या है? प्रॉफिट कम मिलने वाला होता है. This would mean that a publisher who is publishing commerce book is sacrificing the assured return. तो इसकी वजह से अब जो कॉमर्स बुक पब्लिश कर रहा है तो वो क्या सैक्रिफाइस कर रहा है? उसका assured return on science book. साइंस बुक्स तो बिकने ही वाली है और ज्यादा में बिकने वाली है, मतलब ज्यादा बिकने वाली है. ठीक है, and is taking a risk. तो ये वो एक तरीके का रिस्क ले रहा है. He would be prepared to face the risk only when he thinks that he would be able to get at least the same profit which he would have in any way got from the science book. Science book के सिवा वो कॉमर्स बुक को पब्लिश कर रहा है तो वो कॉमर्स बुक में से भी वो प्रॉफिट अर्न कर लेगा, इतने वो एश्योर है खुद. ठीक है, इसलिए उसने साइंस बुक्स को नहीं सिलेक्ट किया, कॉमर्स की बुक को सिलेक्ट किया, इसलिए उसको रिवॉर्ड मिलता है. Loss of assured return on science book is then an element of cost of the publisher who is publishing commerce book instead of science books. It is the term as a normal profit. तो इसको हम लोग उसको जो भी प्रॉफिट होगा उसको हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं. Because it is an estimated of the minimum expectations of the producer from the business. तो उसको एक्सेप्ट कर रहा था इतना कि इतना प्रॉफिट तो होगा. ठीक है, so long as he gets this minimum, he will continue to publish commerce book. अगर उसको मिनिमम भी मिलता है, ज्यादा लॉन्ग पीरियड तक मिनिमम भी मिलता रहता है उससे प्रॉफिट, तो क्या करेगा? वो कंटिन्यू करेगा कॉमर्स बुक को पब्लिश करने में. If at any stage he does not get this amount, he will shift to publish a science book. अगर कोई भी स्टेज पे ऐसा फील होता है कि अब कॉमर्स की बुक्स का इतना डिमांड नहीं हो रहा है, वो इतना प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या करेगा? He can shift to science books. वो साइंस की बुक्स की तरफ भी शिफ्ट हो सकता है. So in order that the producer continues to produce a commodity, he must get normal profit. In addition to recovering his explicit cost and implicit cost, we hope you are now convinced that minimum expectations of the producer from the business is also an element of the cost. मतलब वो जो एक्सेप्ट करता है, वो जो अपनी तैयारियां करता है, जो भी प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे उसने पब्लिश करने की बात की, उसको उतना प्रॉफिट मिल रहा है तो ठीक है, तो वो उसका नॉर्मल प्रॉफिट तो काउंट हो रहा है. इसमें ये इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट दोनों आ गए हैं. ठीक है, तो अब यहाँ पे भी देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के इन माइक्रो इकोनॉमिक्स 3 एलिमेंट्स है: एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड नॉर्मल प्रॉफिट. इन बिजनेस अकाउंट ओनली एक्सप्लिसिट कॉस्ट आर ट्रीटेड एज अ कॉस्ट. बिजनेस अकाउंट्स में सिर्फ जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है उसको
कॉस्ट की तरह ट्रीट करते हैं. Let us consider the example of total cost element for the farmer. He requires follow inputs to produce say rice, a piece of land. एक फार्मर है, उसको क्या करना है, उसको राइस प्रोड्यूस करना है, तो उसको क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी. एक तो पीस ऑफ लैंड की जरूरत पड़ेगी, एग्रीकल्चर की जरूरत, लैंड, फिर एग्रीकल्चर वर्कर्स जो होते हैं उसकी जरूरत पड़ेगी, कुछ टूल्स की भी जरूरत पड़ेगी, एंड इम्प्लीमेंट्स, कुछ इम्प्लीमेंट्स की भी जरूरत पड़ेगी. ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, वाटर, सीड, मैन्योर, पावर एंड मैनी अदर थिंग्स. ठीक है, इतनी सारी चीजें होंगी तब जाके वो क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है राइस को. इतनी सारी चीजों के पीछे वो क्या प्रोड्यूस करेगा, राइस. एक उसको राइस का प्रोडक्शन करना है तो उसको लैंड चाहिए होगा, वर्कर्स चाहिए होंगे, टूल्स, इम्प्लीमेंट्स, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, सीड, वाटर, मैन्योर चाहिए होगा, पावर चाहिए होगा, और बहुत दूसरी सारी ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, वो सब चाहिए होगी. He will either provide this inputs himself, या तो वो खुद से होके प्रोवाइड करेगा, और he will purchase them from the market. ये तो या तो फिर वो खुद से ही करेगा, ठीक है, या तो फिर वो क्या करेगा, परचेस करेगा कहाँ से, मार्केट में से. Suppose some of these inputs have provided himself. अगर इसमें से कुछ inputs है जो खुद ही वो इसमें डालता है, some of this purchase from the market, और कुछ मार्केट में से लेता है. तो देखते हैं इसका किस तरीके से होता है. चार्ट showing the cost elements for the farmer. अब इसमें टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अब इसमें एक्सप्लिट्स कॉस्ट में क्या क्या आता है, फर्टिलाइजर्स, वो भी जो भी करेगा, इंसेक्टिसाइड्स होंगे, वेजेस फॉर द एग्रीकल्चर वर्कर हु आर एम्प्लॉयड फॉर सोइंग द हार्वेस्टिंग, रेंट फॉर द ट्रैक्टर एंड हार्वेस्टर, पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड फॉर द पंप सेट एंड ट्यूब वेल्स एक्सेट्रा. अब इसमें कॉस्ट ऑफ सेल्फ प्रोवाइडेड इनपुट्स मतलब इम्प्लीट गुड्स, ठीक है, इम्प्लीट्स कॉस्ट जो है वो his own land, own well, water which is used for irrigation, his own seed saved from the last crops, his and his family's members labor. ठीक है, तो ये सब क्या है, इम्प्लिक कॉस्ट के पार्ट है. अब नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा, द मिनिमम रेम्यूनरेशन व्हिच मस्ट बी अर्न्ड बाय द फार्मर इन ऑर्डर टू इंड्यूस हिम टू प्रोड्यूस दिस क्रॉप इंस्टेड ऑफ स्विचिंग ओवर टू द प्रोडक्शन ऑफ एनी अदर प्रोडक्ट. तो ये नॉर्मल प्रॉफिट इसका होगा. ठीक है, ओन वेल है, फिर फॉर इरिगेशन, ओन सीड है, फिर फैमिली मेंबर्स, ठीक है, एज अ लेबर वो रख रहा है. ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीजें बाहर से जो लाया है, फर्टिलाइजर्स, ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स बाहर से लाया है, फिर वेजेस फॉर द एग्रीकल्चर वर्कर्स जो रखे होंगे उसमें, उनको जो पे करेगा वो, फिर रेंट पे करेगा किसके लिए, ट्रैक्टर जो हार्वेस्टर्स वो बाहर से लेके आया होगा, फिर पेमेंट करेगा इलेक्ट्रिसिटी का, यूज्ड फॉर पंप सेट एंड ट्यूब वेल्स का जो इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट आएगा वो. ये सब एक्सप्लिट कॉस्ट का पार्ट है. कॉस्ट ऑफ सेल्फ प्रोवाइडेड मतलब इम्प्लिट मतलब इनपुट वाले, और ये नॉर्मल प्रॉफिट. इस तरीके से तीनों तरीके से उसको डिवाइड किया हुआ है. यहाँ पे प्राइवेट एंड सोशल कॉस्ट भी देखते हैं. प्राइवेट कॉस्ट क्या होता है, while producing a commodity, a firm has to pay for the raw material. It has to pay wages to the workers. It has to pay rent to the building. These are the private cost for the firm. अगर कोई लेबर वो अपने कंपनी में रखता है, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, वेजेस तो देने ही पड़ेंगे. अगर वो रॉ मटेरियल परचेस कर रहा है तो उसको कुछ ना कुछ सामने पे तो करना ही पड़ेगा. ठीक है, अगर वो बिल्डिंग उसने रेंट पे ली हुई है तो बिल्डिंग के लिए उसको रेंट भी पे करना पड़ेगा. तो ये सारी चीजें क्या है, प्राइवेट कॉस्ट का पार्ट है फॉर द फर्म. Thus, private costs are the expenditure of an individual firm in producing the commodity. तो ये इंडिविजुअल फर्म को जो एक्सपेंस करता है, तो ये सारे प्राइवेट कॉस्ट उसको बोलते हैं. ठीक है, फॉर प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी, एक कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के पीछे, तो ये सारे के सारे प्राइवेट कॉस्ट है. सोशल कॉस्ट क्या है, फैक्ट्रीज emit large amount of smoke from their chimneys into the atmosphere. This may
नॉट फिगर इन द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट इन देयर रिकॉर्ड्स। इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है कि वो जो भी सारा प्रोडक्शन कर रहा है तो उनके चिमनीज जो होते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रीज में बड़ी बड़ी चिमनीज लगाई जाती हैं, ठीक है, तो उसमें से धुआं निकलता रहता है, पॉल्यूशन सारा उसमें से निकलता रहता है, तो उसका कोई कैलकुलेशन नहीं रहता है कि कितना मतलब वो पे वो हार्म कर रहा होता है इकोनॉमी, मतलब एनवायरनमेंट को, नियर बाय एनवायरनमेंट को। बट द कॉस्ट ऑफ द कम्युनिटी मे बी इन द फॉर्म ऑफ एडिशनल वॉशिंग बिल्स फॉर द क्लोथ्स एंड मनी स्पेंड बाय द कम्युनिटी ऑन द मेडिकल बिल्स एक्सेट्रा। दिस कॉस्ट आर द सोशल कॉस्ट। तो ये सारे जो बन रहे हैं इन सबको सोशल कॉस्ट बोलते हैं। वॉशिंग बिल्स फॉर द क्लोथ्स जो वॉश करते हैं, फिर स्पेंट कम्युनिटी और मेडिकल बिल्स, इसके वजह से जो भी मेडिकल इशू होते होंगे तो उसके जो बिल्स हैं वो सारे पे कर रहा था, ये सब सोशल कॉस्ट का पार्ट है। सो दिस आर द टू टाइप्स ऑफ प्राइवेट एंड सोशल कॉस्ट। 18.5 मनी कॉस्ट वर्सेस रियल कॉस्ट, ठीक है, और मनी कॉस्ट और रियल कॉस्ट भी देखते हैं। The explicit cost and the private cost referred above are actually incurred by the producer in money terms. ये सारे money terms में incurred होते हैं ये सारे cost. So they are also called money cost. Wages to the labor, ये सारे wages to labor, rent to the building, and interest borrowed on fund are paid in monetary units and hence called money cost. ये सारे monetary units में पे करना, monetary is also called a word used in accounting, also used for cost, मतलब जो मनी के लिए यूज किया जाता है, मतलब कैश अगर दे रहे हैं इन द काइंड मनी काइंड में तो उसको हम लोग क्या करते हैं इन द काइंड ऑफ मनी, तो मॉनेटरी यूज करते हैं उसको। तो ये जो सारे एक्सपेंसेस है इन सबको हम लोग मनी कॉस्ट बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली कैश थ्रू मनी थ्रू ही इसको पे किया जाता है। रियल कॉस्ट क्या है? ऑन द अदर हैंड हैज नो डिफाइनेट मनी वैल्यू, इसकी कोई डिफाइनेट मनी वैल्यू नहीं होती है, ठीक है, नॉर इट कैन मेजर्ड इन अ मॉनेटरी टर्म्स, ना तो ये मॉनेटरी टर्म्स में मतलब पैसों की तरीके से कैश में इसको काउंट किया जाता है। अ प्रोड्यूसर्स मेक्स अ लॉट्स ऑफ सैक्रिफाइस एंड टॉयल्स हार्ड टू सेट अप द बिजनेस, बहुत सारे सैक्रिफाइस करने के बाद वो एक बिजनेस सेटअप करता है, ठीक है, जो भी प्रोड्यूसर होगा वो। The pain, discomfort, stress, strain that he and she undergoes cannot be measured in money. तो ये जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स जो उसने फेस की होती है, ठीक है, इन सभी को कभी मनी के टर्म्स में नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि उसने इतने सारे सैक्रिफाइस किए होंगे, खुद के डिस्कम्फर्ट देखे होंगे, खुद को पेन हुआ होगा, खुद बहुत सारे स्ट्रेस में रहा होगा, बट ये सारी चीजों क्या है, ये कभी मनी टर्म्स में काउंट की नहीं जाती है। दिस इज कॉल्ड द रियल कॉस्ट, इस सबको क्या कहेंगे? रियल कॉस्ट टू द प्रोड्यूसर। द सैक्रिफाइस, डिस्कम्फर्ट, डिसयूटिलिटी, टूल्स and efforts involved in supplying factors of production by the owner makes a real cost of the production. इन सबको बोलते हैं real cost of production। उसने जितनी सारी problems face किए होंगे, जितना सारा discomfort face किया होगा, toils, efforts involved in supplying factors, जो सारे factors को supply करने के लिए by the owner, खुद जिस owner ने, तो वो owner, तो इसको बोलेंगे जो ओनर ने इतने सारे प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, तो ये एक रियल कॉस्ट है, वो कभी मॉनेटरी टर्म्स में नहीं देखी जा सकती है, बट दिस इज अ रियल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। सो वी हैड स्टडी मनी कॉस्ट एंड रियल कॉस्ट। उसके बाद है नेचर ऑफ कॉस्ट इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस, 18.6, ठीक है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द प्रोडक्शन प्रोसेस इन द शॉर्ट रन is fixed and variable factors, whereas in the long run all factors are variable, ठीक है, हमने देखा कि प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, शॉर्ट रन में इन्वॉल्व्स फिक्स्ड एंड फिक्स्ड रहता है यहाँ पे वेरिएबल्स एंड फैक्टर्स, वेयर इन लॉन्ग रन वेरिएबल्स फैक्टर्स इन लॉन्ग रन क्या रहेगा, वेरिएबल्स रहेंगे। यहाँ पे फिक्स्ड रहते हैं और यहाँ पे फिक्स्ड एंड वेरिएबल दोनों है, यहाँ पे लॉन्ग रन में वेरिएबल्स रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं, राइट। जैसे मैंने कोई एग्जांपल दिया था, मतलब फिक्स कोई लेबर्स हैं, लेबर्स रखे हैं, तो जब उनको चाहे तब रख सकते हैं, जब हमारी जरूरत नहीं है तब उसे नहीं भी रख सकते हैं, तो वो लेबर्स हैं वो वेरिएबल रहेंगे। मशीनरीज हैं तो वो फिक्स एक बार लेगी तो वो हमें रखनी पड़ेगी, राइट।
सो अगर बिल्डिंग रखा है उसने तो वो बिल्डिंग रेंट पे है, तो जब तक हमें चाहिए तब तक हम लोग रख सकते हैं, उसके बाद उसे नहीं चाहिए तो उसको निकाल दे सकते हैं। So accordingly, cost of production is calculated depending on whether the production is taking place in short run or in a long run। ठीक है, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में दोनों में ये देखा जाता है, कैलकुलेट किया, कैलकुलेशन किया जाता है किसके पे, डिपेंडेंट पे, whether the production is taking place in short run, वो शॉर्ट रन में हो रहा है या लॉन्ग रन में हो रहा है। Cost in the short run, fixed versus variable cost। In the short run, two types of factors are identified। शॉर्ट रन में दो तरह के फैक्टर्स देखे जाते हैं। एक है वो फिक्स्ड फैक्टर which cannot be changed, and two variable factor which can be changed to increase output को increase करने के लिए। ठीक है, जैसे मैंने अभी कहा, ठीक है, कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, इसमें दो चीजें होती है शॉर्ट रन में। कि शॉर्ट रन में क्या होता है कि दो चीजें हो सकती है, वेरिएबल फैक्टर्स जो भी है वो या तो फिर फिक्स रह सकते हैं, या तो फिर वो कैन बी चेंज, उनको चेंज भी किया जा सकता है, मतलब वेरिएबल्स को चेंज भी किया जा सकता है टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। Fixed costs are those costs which do not change with any changes in the quantity of the production of the size। प्रोडक्शन की क्वांटिटी और साइज को, ठीक है, इन द गिवन टाइम पीरियड, वो ऐसे कॉस्ट जो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिक्स्ड कॉस्ट आर दोस कॉस्ट व्हिच डू नॉट चेंज, वो कभी चेंज नहीं होते हैं विद एनी चेंजेस इन द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की क्वांटिटी में वो सारे कॉस्ट कभी चेंज होते नहीं हैं। और साइज और आउटपुट ऑफ ड्यूरिंग पीरियड, ठीक है, दे रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द होल पीरियड एट द लेवल ऑफ आउटपुट, वो कांस्टेंट ही रहते हैं, इसमें कभी चेंजेस देखने मिलते नहीं है। वेदर द प्रोडक्शन इज जीरो और लेस और मोर, प्रोडक्शन जीरो हो, लेस हो या बहुत ज्यादा हो, ठीक है, तो ये कॉस्ट है वो तो फिक्स ही रहते हैं। देन द कॉस्ट आर फिक्स्ड इन द नेचर। फिक्स्ड कॉस्ट आर आल्सो नोन एज सप्लीमेंट्री कॉस्ट। और फिक्स्ड कॉस्ट जो है उनको सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी कहा जाता है। फिक्स्ड कॉस्ट आर नोन एज सप्लीमेंट्री कॉस्ट। लेट द रेंट ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग पेड बाय द प्रोड्यूसर 1000 पर मंथ। फैक्ट्री बिल्डिंग है उसकी, ठीक है, तो वो फिक्स्ड है, 1000 उसको पर मंथ उसको देना है। अब उस फैक्ट्री बिल्डिंग में वो कितना प्रोडक्शन कर रहा है इससे कोई लेवा देवा नहीं। वो 1000 करोड़ का भी कर रहा है, वो 1 लाख का भी कर रहा है, वो 50 लाख का भी कर रहा है, बट उसका रेंट जो है वो उसको फिक्स उतना ही पे करना है। सो दिस इज नॉन एज फिक्स्ड कॉस्ट। उसके बिल्डिंग के लिए उसको जितना रेंट पे करना है वो फिक्स्ड ही है 1000। अब वो इससे प्रोडक्शन बढ़े घटे, वो बिल्डिंग के रेंट से कोई लेवा देवा नहीं होता है। Whether the producer produce the output or not, वो कंपनी बंद भी रखेगा तो भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेंट जितना है उतना ही उसको पे करना है। कंपनी चालू रखकर वो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको उतना ही 1000 पे करना है। He and she has to pay the rent after hiring the building। एक बार उसने हायर कर लिया बिल्डिंग तो उसको वो बिल पे करना ही पड़ता है, राइट। On the other hand, variable costs are those costs which vary with the changes in the quantity of the output of the production। तो variable cost क्या है, वो चेंज होते हैं, जैसे आउटपुट प्रोडक्शन ऑफ द आउटपुट चेंज होता है वैसे ये भी चेंज होता है। They do not remain constant, ये constant नहीं रहते हैं, and are variable in the nature। Their cost increases with the increase in the output and decreases with the decrease in the output। इसकी कॉस्ट क्या होती है, इंक्रीज होती है जब आउटपुट इंक्रीज हो तब, और डिक्रीज होती है जब आउटपुट डिक्रीज हो तब। These costs are related to the variable factor of production। They are also known as direct cost और prime cost। इसको direct cost भी कह सकते हैं और prime cost भी कह सकते हैं। For example, labor is called the variable factor in the short run। शॉर्ट रन में लेबर जो है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेरिएबल फैक्टर बोल सकते हैं। सो वेजेस पेड टू द लेबर इज अ वेरिएबल कॉस्ट। अब जो वेजेस हम लोग लेबर को पे कर रहे हैं तो वो वेरिएबल है, जब उसको रखा है तब उसको वेजेस पे करो, जब उसको नहीं रखा है तो उसको वेजेस पे मत करो। सो द एक्सपेंडिचर ऑन द वेजेस विल बी इंक्रीज। जब जितने वेजेस लेबर्स रखे हैं उनको उतना वेजेस पे करना ही पड़ेगा। सो एक्सपेंडिचर ऑन वेजेस will be increased जब ज्यादा लेबर्स रखे हैं तब। If output level is to be reduced, जब output level reduce करना हो तो producers can reduce the amount of laborers accordingly।
जब भी आउटपुट हमें जब भी प्रोडक्शन कम करना हो, रिड्यूस करना हो, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ लेबर का अमाउंट हम लोग कम कर दें, एंड अकॉर्डिंगली द लेस अमाउंट ऑफ वेजेस विल बी पेड। तो उसी के सामने जो वेजेस हमको पे करना है तो वो भी कम लोगों को पे करना होगा, तो वो भी कम हो जाएगा। सो वेरिएबल कॉस्ट वेरिएस विद द चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट, तो इसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। जो चेंज होती है, जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज डिक्रीज होता है, वैसे वैसे जो भी कॉस्ट इंक्रीज डिक्रीज होती है, तो ये इसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट, जैसे उन्होंने बताया वेजेस। इसके बाद है 18.7 कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। TFC टोटल एक्सपेंडिचर ऑन अ फिक्स्ड फैक्टर इज कॉल्ड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। इसको क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट। TVC टोटल एक्सपेंडिचर ऑन वेरिएबल फैक्टर इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। उसके बाद है सम ऑफ द TFC एंड TVC इज द टोटल कॉस्ट TC। TC is equals to TFC plus TVC. TC is equals to TFC plus TVC. देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। The concept of fixed cost and variable cost can be understood better with the help of schedule and an illustration. Suppose a firm producing pens incur the following costs of different levels of output. You will see that the fixed cost remains constant, whereas variable cost changes with every change in the level of output. In the schedule, the fixed cost is 60. The remains same at the levels of output. The variable cost is 60 when the producer is producing 100 pens. It rises to 100 when the producer 200 pens and 150 when the produces 300 pens. यहाँ पे देखते हैं नंबर ऑफ पेन्स यूनिट, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 100 पेन्स, ठीक है, 1 यूनिट है तो 100 पेन्स है, 2 यूनिट है तो 200 पेन्स। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 60 60 60 वो 6 है, फिक्स्ड कॉस्ट 60 ही रहता है, कितना भी इंक्रीज हो प्रोडक्शन यूनिट्स कितने भी इंक्रीज हो उससे कोई मैटर नहीं करता। वेरिएबल कॉस्ट क्या है, जैसे वहां पे 1 था यहाँ पे 60 वेरिएबल कॉस्ट था, 2 हुआ तो सामने वो भी इंक्रीज हो गया, 3 हुआ तो वो भी इंक्रीज हो गया, 4 हुआ तो वो भी इंक्रीज हो गया, 5 तो और इंक्रीज हो गया, पर फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है वो फिक्स्ड ही रहता है। इसके बाद यहाँ पे कुछ डायग्राम्स भी अवेलेबल है, हम लोग इन डायग्राम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने इसके बारे में डिस्कस किया ऑलरेडी, आप इसको एक और बार देख सकते हैं किस तरीके से वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा सेम है और वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस होते रहते हैं। इसके बाद है कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट। Total cost of a given value or volume of output is sum of the explicit and implicit cost and our profit. The previous section we have learned that the production cost classified into the fixed cost and variable cost. These two costs together makes the total cost. Example TC is equals to TFC plus TVC. इसको आगे डिटेल में देखते हैं। Cost schedule for the pen producer. Number of pens दिए हैं, TFC दिया है, TVC दिया है और TC मतलब इन दोनों का प्लस करके यहाँ पे दिया हुआ है 60 plus 60 120, 60 plus 100 160, तो ये TC है, TFC plus TVC जो है वो यहाँ पे भी दिया है TFC और TFC यहाँ का लाइन दिया है, यहाँ पे x एक्सिस आउटपुट, यहाँ पे कॉस्ट y एक्सिस, ठीक है, कॉस्ट और आउटपुट के हिसाब से यहाँ पे TFC और TFC बताया हुआ है। ये आप देख सकते हैं ये किस तरीके से पैरेलल रहा है, ठीक है, मतलब सेम है, कोई वेरिएशंस देखने नहीं मिले इसलिए पैरेलल है। यहाँ पे वेरिएशंस देखने मिल रहे हैं, TVC का दिया हुआ है, यहाँ पे TFC का दिया हुआ है और यहाँ पे वेरिएशंस जो है उसके हिसाब से TVC का वेरिएशंस दिया हुआ है। ये सारे पॉइंट्स अलग अलग डिफरेंट लेवल्स पे, जैसे कि उसमें लेवल्स अलग अलग दिए हुए हैं, यहाँ पे 60 100 152 60 390, इस हिसाब से यहाँ पे पॉइंट्स रखने के बाद इस तरीके का कुछ ग्राफ बनता है TVC, ठीक है, और ये TC, TVC प्लस TFC
The table 8.2 shows that the total fixed cost is 60 and remains the same at all the quantities of output. The variable cost equals to 60 when 1 unit is produced, increase to 100 at 2 units, rupees 100 at 2 units and 150 at 3 units and so on. इस हिसाब से as a total cost is sum of the total fixed cost and total variable cost. It can be obtained by adding at various quantities of output. ये जैसे जैसे increase होगा वैसे वैसे उसमें variations देखने मिलते हैं. For example, when 1 unit is produced, at total cost is 120 मतलब 60 plus 60 TC वाला. ठीक है, ये आप इसको देख सकते हैं, उसके साथ कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. Let's see 18.9 average cost. In the section we will discuss the concept of average fixed cost, AFC, average variable cost AVC and average total cost ATC. तो शेड्यूल यहाँ पे दिया हुआ है. आउटपुट ऑफ पेन्स, TFC दिया है, TVC दिया है, TC यहाँ तक हमने देखा. अब ये TFC, TVC, उसका ATC, एवरेज टोटल कॉस्ट, ये जो दिया है यहाँ पे एवरेज टोटल कॉस्ट, इसका यहाँ पे एक अलग से इन्होंने बना के रखा है. फिक्स था, फिक्स वेरिएबल जो रहे वो, और यहाँ पे दोनों का TC जो निकाला था वो, फिर AFC, AVC वापस ये दूसरा वाला, फिर यहाँ पे उसका प्लस, तो ATC. एवरेज फिक्स कॉस्ट उसका भी इन्होंने डायग्राम के थ्रू बता के रखा है. एवरेज फिक्स कॉस्ट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग टोटल फिक्स कॉस्ट बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो हो, ठीक है, TFC टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है उसको डिवाइड करना है किससे, नंबर ऑफ यूनिट्स, जितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स हो, ठीक है. TFC नंबर ऑफ यूनिट्स, आउटपुट यूनिट्स ऑफ आउटपुट. तो इस तरीके के डायग्राम बना के उन्होंने ये चीजें समझाई हुई. आप इसको देख सकते हैं, एक बार पूरा रीड आउट कर सकते हैं. फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, जो वेरिएबल चेंजेस होते रहते हैं, जो फिक्स नहीं रहता है. ठीक है, जो मैंने अभी लेबर्स वाला एग्जांपल देके बताया था, वो वेरिएबल एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल वेरिएबल कॉस्ट बाय द यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड, AVC, TVC अपॉन यूनिट्स ऑफ आउटपुट, ATC है. ठीक है, यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं, डिवाइड किया है इन्होंने. एवरेज टोटल कॉस्ट भी है, ATC भी यहाँ पे दिया हुआ है. डिवाइडिंग द टोटल कॉस्ट by the total units of output, TC upon units of output, ATC and AVC. ATC is equals to AFC plus AVC. TC unit of output divide is equals to TFC unit of output plus TVC unit of output. ठीक है, इस तरीके से वो ATC को कैलकुलेट कर सकते हैं. यहाँ पे हमारे पास है मार्जिनल कॉस्ट. दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट 18.10. द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स. The importance of this concept will be more clear to you when you read the lesson number 20. And maximization of the profit. The word marginal cost should be taken to mean additional. For example, marginal cost of producing a level of output is the addition to the total cost or total variable cost caused by the producing an extra unit of output. And C n is equals to TCn minus TCn minus 1. इसी तरह का कुछ फॉर्मूला है, यहाँ पे दिया हुआ है. आउटपुट ऑफ पेन दिया है, टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट. इसमें 60, इसमें कुछ नहीं था, 120 था, इसमें 60, 160 हुआ तो इसमें 40, मतलब कम हुआ, यहाँ पे ज्यादा हो रहा है टोटल कॉस्ट जो हो उसका, और मार्जिनल कॉस्ट उसकी 50 हो रही है. ठीक है, इस हिसाब से वहाँ पे नंबर ऑफ आउटपुट्स भी दिए हुए हैं. पेन, एक मिनट का 100 पेन्स. ठीक है, आप इसको पूरे को रीड करेंगे तो ये अपने आप ही समझ में आ जाएगा. आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं. ये हमें नेक्स्ट वाले चैप्टर में, 20th वाले चैप्टर में, नेक्स्ट तो नहीं पर 20th वाले चैप्टर में यहाँ पे दिया हुआ है, तो वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा. मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, ये चैप्टर में हम लोग देखेंगे. इसको चैप्टर नंबर 20 में है, इसको इन डिटेल देख लेंगे. मार्जिनल कॉस्ट, ये हमने TFC या TVC देखा, ऊपर के फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पे इन्होंने दे रखा है.
रिलेशनशिप बिटवीन AC, ABC एंड MC, ठीक है। TVC दिया है, ABC दिया है और MC दिया है, ठीक है। यहाँ पे आउटपुट्स है 1, TVC है 6, ABC 6 और सामने ये भी 6। जब वहाँ पे आउटपुट बढ़ा, यूनिट बढ़ा, 2 हुआ, तो TVC जो है वो भी बढ़ा, इसमें भी एक कम हुआ, इसमें कम हुआ और इसमें भी 2 कम हुए। इधर 3 बड़े आउटपुट्स, यूनिट बढ़े, यहाँ पे TVC बढ़ता है, ABC क्या होता है, सेम रहता है, बट यहाँ पे 4 यहाँ से कम हुआ था, अब यहाँ से वापस से बढ़ जाता है, 5 हो जाता है। इसी हिसाब से आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने ग्राफ बनाकर भी बताया हुआ है MC, AC and ABC। When MC is less than the AC, AC falls with the increase in the output। AC का फॉल होता है जब आउटपुट में इंक्रीज होता है, तब आउटपुट जब भी प्रोडक्शन जब भी ज्यादा होता है तब। फिर when MC becomes equal to AC, MC और AC इक्वल कब होते हैं, AC becomes minimum and constant। AC जब मिनिमम हो और कांस्टेंट हो तब। When MC is more than AC, MC का more than AC रहेगा तब। AC rises when the increase in the output। AC कब राइज होता है, जब आउटपुट में इंक्रीज होता है तब। Relationship between ABC and MC, when MC is less than, MC जब less than हो, cost, average cost, marginal average cost is less than, then ABC falls with the increase in the output। ABC क्या होता है, falls होता है, जैसे जैसे output increase होता है। MC becomes equal होता है कब, ABC becomes minimum and constant होता है तब। When MC is more than ABC, MC more than होता है कब, जब ABC rises, increase in the output, increase होता है आउटपुट में तब।